हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो ये हमारा दूसरा पार्ट है सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का। अगर आपने इसका पहला पार्ट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मैं दे देता हूं, आप उसको वहां से जाके देख लीजिएगा। ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है ये सब पहले आप जो हमारे आप देख पहले लिस्ट में जो बहुत सारे क्वेश्चन जो बहुत सारे वीडियोज़ मैंने पहले से बना रखी हैं वो असल है, और ये जो वीडियोस मैं बना रहा हूँ ये उसके सप्लीमेंट हैं। पहले आप उन वीडियोस को देख लीजिए, अगर नहीं देखा है उसके बाद इसको देखिए, आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट आप पाएंगे, अच्छा आपको इससे फ़ायदा होगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो इसमें हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है डिफाइन कैलिब्रेशन एंड वैलिडेशन। कह रहे हैं कि कैलिब्रेशन और वैलिडेशन को डिफ़ाइन करिए। अब इस वीडियो को हम लोग बहुत लंबी नहीं बनाएंगे, इसलिए मैं चाहूँगा कि मैं बहुत शॉर्ट में आपको समझाने की कोशिश करूँ। ठीक है। तो समझते हैं कि कैलिब्रेशन क्या होता है। तो कैलिब्रेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है कि जिसमें कोई इंस्ट्रूमेंट है, कोई मशीन है, तो जैसे कि आप जानते हैं कि वो जब चलती है उसके बहुत सारे पार्ट्स घिस जाते हैं। टाइम के साथ साथ उसकी क्वालिटी थोड़ी सी समझ लीजिए ख़राब हो जाती है। आप इसका एक एग्जांपल ले लीजिए, आपकी बाइक है तो आप उसको क्या कराते हैं, सर्विसिंग कराते हैं। क्यों? कि जब वो चलती रहती है तो उसके बहुत सारे पार्ट्स क्या हैं, टाइम के साथ और यूज़ होने की वजह से क्या होते हैं, थोड़े से डिग्रेड हो जाते हैं, यानी घिस जाते हैं, अच्छे से काम नहीं करते हैं बहुत अच्छे से जैसा करना चाहिए। तो फिर उसको क्या कराया जाता है, सर्विस कराया जाता है, ठीक कराया जाता है। यही समझ लीजिए जो मशीनें यूज़ होती हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर, वो भी तो घिसती हैं। तो उन्हीं को ठीक कराना, मेंटेन कराना, एडजस्ट कराना ही क्या होता है, कैलिब्रेशन होता है। जैसे कि उसका एक एग्जांपल है तराजू, जिस पे किसी चीज़ को वेट किया जाता है, वज़न किया जाता है। तो कैसा होता है कि उसके अंदर स्प्रिंग लगी हुई है और बहुत सारे जो कंपोनेंट्स हैं वो भी तो घिसते हैं। तो फिर वो सही से वज़न नहीं बताएगी अगर मशीन, तो फिर प्रोडक्ट सही नहीं बन पाएगा। तो इसलिए उसको क्या क्या कराया जाता है, उसकी सर्विसिंग कराई जाती है, उसको ठीक कराया जाता है, उसको बोलते हैं कैलिब्रेशन। अब जब कैलिब्रेशन हो गया उसका, तो अब वो जो काम करने के लिए उसको यूज़ किया जाता है तो देखा जाता है कि क्या ये सही से काम कर पा रही है या नहीं कर पा रही है मशीन। तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, वैलिडेशन। क्या बोलेंगे उसको, वैलिडेशन। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं। कैलिब्रेशन इज़ ए प्रोसेस ऑफ एडजस्टिंग एन इंस्ट्रूमेंट और इक्विपमेंट अकॉर्डिंग टू द मैन्युफैक्चरर्स स्पेसिफिकेशन। इसका क्या मतलब है, कैलिब्रेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें किसी इंस्ट्रूमेंट को क्या किया जाता है, एडजस्ट किया जाता है, यानी उसको ठीक किया जाता है, उसकी सर्विसिंग की जाती है। कैसे कि जैसे मैन्युफैक्चरर ने, यानी जिसने उस मशीन को बनाया है, उसने उसकी जो क्वालिटीज़ बताई हैं कि ये ऐसे ऐसे रहेगी, इतने हिसाब से, इस हिसाब से वो काम करेगी ये मशीन। तो उसके पैमाने पर, उसके क्राइटेरिया पे लाने के लिए क्या किया जाता है, एडजस्ट किया जाता है मशीन को। अब ये एक छोटा सा क्वेश्चन बन सकता है कि कैलिब्रेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है। यानी एक बार मशीन लगा दिया तो बस हमेशा यूज़ करते रहिए उसको, लेकिन उसकी ज़रूरत क्या पड़ती है कैलिब्रेशन की। तो आप समझ चुके हैं कि टाइम के साथ साथ क्या चीज़ें घिसती हैं, ख़राब होती हैं। तो ऐसी मशीनें भी होती हैं। तो इसको इंग्लिश में देख लेते हैं। ऑलमोस्ट ऑल द इक्विपमेंट्स स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स डिग्रेड विद टाइम। ये कह रहे हैं कि जो भी इक्विपमेंट्स होते हैं और ख़ास तौर से जो इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ें होती हैं वो टाइम के साथ साथ क्या होती है, डिग्रेड्स होती हैं, यानी उनकी क्वालिटी थोड़ी सी ख़राब होती है, काम करना थोड़ा सा वो ख़राब कर देते हैं, यानी उतने अच्छे ढंग से काम नहीं कर पाते हैं। तो फिर उनको क्या कराया जाता है, कैलिब्रेशन उनका कराया जाता है। दूसरा रीज़न क्या हो सकता है, सम कंपोनेंट्स लॉस देयर स्टेबिलिटी यानी फंक्शन विद एज एंड शिफ्ट फ्रॉम देयर स्पेसिफाइड स्टैंडर्ड। वही बात इसमें भी है कि कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, तो पूरी मशीन हो गई या फिर पूरी मशीन तो नहीं ख़राब हो रही है, लेकिन उसके कुछ कंपोनेंट्स हैं, अलग अलग पार्ट्स हैं उसके, वो क्या हो रहे हैं, स्टेबल नहीं रह पाए, बल्कि उनका फंक्शन क्या हो गया, वो बिगड़ गया। वो टाइम के साथ, विद एज टाइम के साथ साथ, और वो अपनी अच्छी क्वालिटी से क्या है, जो उनका स्पेसिफाइड क्वालिटी स्टैंडर्ड था कि इस तरीके से वो काम करेंगे, उससे थोड़ा सा शिफ्ट कर गए। शिफ्ट करने का ये थोड़ा सा उससे वो डिग्रेड हो गए, थोड़ा सा गलत तरीके से वो काम करने लगे। तो ये है इसका। तीसरा एक रीज़न ये भी हो सकता है कि सम टाइम हैंडलिंग मिस हैंडलिंग डिस्टर्ब द इक्विपमेंट, यानी जो इक्विपमेंट है उसको अच्छे से यूज़ नहीं किया जा रहा है। इसका एक एग्जांपल ले लीजिए कि आपकी आपका मोबाइल है, आप उसको ऐसे ही कहीं भी फेंक दे रहे हैं, कहीं ज़मीन पे गिर जा रहा है वो, तो अब उसको अच्छे से हैंडल नहीं करेंगे तो वो ख़राब हो जाएगा, उसका स्क्रीन टूट जाएगी, स्क्रैचेस आ जाएंगे, सही से दिखेगा नहीं।
तो ले जाएंगे, उसका टेम्पर बदलवाएंगे, स्क्रीन उसका हटवाएंगे, ठीक कराएंगे। तो ऐसे ही कभी ऐसा भी हो रहा है कि आप मशीन को अच्छे से यूज़ नहीं करेंगे, तब भी क्या हो सकता है, उसमें दिक्कत आ सकती है। वैलिडेशन आप समझ चुके हैं, फिर भी एक बार हम लोग देख लेते हैं कि वैलिडेशन क्या है। वैलिडेशन इज़ अ टाइप ऑफ चेकअप। ये एक तरीके का चेकअप है, यानी आइडेंटिफिकेशन है, डिटर्मिनेशन है, यानी चेक किया जाता है टू कन्फर्म दैट द प्रोसेस हैज़ बीन अप्लाइड, कि ये कंफर्म करने के लिए जो प्रोसेस अप्लाई किया गया, यानी जो मशीन है तो उसका काम होता है, तो एक प्रोसेस है समझ लीजिए। तो जो प्रोसेस कराया जा रहा है, यानी उससे दवा बनवाई जा रही है, तो ये देखा जाता है कि इट इज़ अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफाइड पैरामीटर एज पर द रिक्वायरमेंट और नॉट। तो इसमें देखा जाता है कि जो उसके लिए एक पैरामीटर तय किया गया है, बताया गया है रिक्वायरमेंट के हिसाब से, यानी सेट किया गया है कि मान लीजिए कि ये मशीन इतने स्पीड से चलनी है और 1 मिनट के अंदर इसको 100 टैबलेट्स बनाने हैं, एग्जांपल दे रहा हूँ। तो क्या ये इस स्पीड से काम कर रही है, इस पैमाने पे, इस पैरामीटर पे काम कर रही है या नहीं कर रही है। और इसमें यह भी देखा जाता है कि जो रिक्वायर्ड पैरामीटर बनाया गया है उसके कितने करीब है, यानी इसके अंदर खराबी कितनी ज़्यादा है, कितनी कम है। तो ये चीज़ भी इसमें देखी जाती है, यानी इसमें ये ना, और हाउ क्लोज टू दी, और यहाँ से देखिए, और हाउ क्लोज टू दी रिक्वायर्ड पैरामीटर, यानी जो उसके लिए पैरामीटर रिक्वायर्ड है, जो तय किया गया है, उसके कितने करीब है। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ वैलिडेशन है कुछ, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक बार देख लीजिए कि प्रोसेस वैलिडेशन होता है एक तरीके से, यानी प्रोसेस की चेकिंग होती है। फिर क्लीनिंग वैलिडेशन होता है, यानी ये कि कॉन्टामिनेशन तो नहीं हो रहा मतलब दवा बनाने के बीच में, ड्यूरिंग। तीसरा है कि मेथड वैलिडेशन, यानी जो मेथड यूज़ किया रहा है उसमें तो ख़राबी नहीं हो रही है, कुछ आ रही है। चौथा कि एक होता है कंप्यूटर सिस्टम वैलिडेशन, यानी कंप्यूटर सिस्टम ये है कि मशीनें लगा दी गई हैं, वो खुद बताती रहती हैं कि हाँ इसमें ख़राबी आ रही है, कितनी ख़राबी है, कितना इसके एक्यूरेसी है, ये सारी चीज़ें खुद मशीन कंप्यूटर सिस्टम लगा हुआ बता देती हैं। तो एक तरीके से ऐसे भी वैलिडेशन हो जाता है, यानी इस तरीके से चेकिंग होती रहती है। क्वेश्चन नंबर 2 है डिफाइन NDDS एंड क्लासीफाई। ये कह रहे हैं कि NDDS को डिफाइन करिए, यानी उसको बताइए कि क्या होता है। दूसरा उसके क्लासिफिकेशन करिए। तो एक नॉर्मली समझते हैं हम लोग कि NDDS क्या है, इसका फुल फॉर्म है नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। ये क्या होता है कि पहले जो दवा बनती थी एक सिस्टमिक तरीके से, वो ये होता था कि मतलब आदमी खाएगा तो जाके बॉडी में काम करेगी, उसका मतलब 100 mg की दवा है तो बहुत सारा मेटाबोलाइज हो जाएगा, जाके वो उसमें उसके बाद 50 mg उसका क्या है हमारी बॉडी पे काम कर रही है। तो एक ये ट्रेडिशनल सिस्टम चला आ रहा था। लेकिन साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया कि इस सिस्टम को छोड़कर एक नया तरीका निकाला। एक नया तरीका, उसमें क्या, उसके बहुत सारी खासियतें हैं कि उस नए तरीके में क्या है कि अगर वो आपको 10 mg की दवा दे रहे हैं तो 10 mg पूरी काम करेगी। ठीक है, और क्या हो सकता है इसमें कि अगर वो आपको चाह रहे कि हम लोग जो नॉर्मली दवा अब भी चल रही है हम लोग खाते हैं, तो पता चल रहा है हमारे सर में दर्द है उसको ठीक करना, लेकिन वो दवा सिर्फ हमारे ब्रेन पे काम नहीं कर रही बल्कि पूरी बॉडी पे जाके अपना इफेक्ट दिखा रही है। तो लेकिन इसमें जो दवा बनाई गई है वो क्या, साइट टारगेटिंग इफेक्ट देगी, यानी जहाँ पे हमको उस दवा का फ़ायदा पहुँचाना वहीं पे जाके वो काम करेगी। और इसका क्या है कि इसमें कंट्रोल्ड ड्रग डिस्चार्ज है, यानी एक दवा एक दे दी, एक टेबलेट, और मैं से मिसाल तौर पे किसी को बुखार हो गया, ठीक है एग्जांपल दे रहा हूँ, किसी को बुखार हो गया, किसी को फीवर हो गया, अब उसको 5 टाइम 6 टाइम 10 टाइम दवा खानी है, तो एक टेबलेट दे दिया, उसमें से जितना मतलब डॉक्टर वो तय करेगा, तो उसमें से 10 mg सुबह में रिलीज़ हो गई, फिर 10 mg क्या है दोपहर में रिलीज़ हो रही है, फिर 10 mg शाम में रिलीज़ हो रही है, फिर अगले दिन 10 mg सुबह में, बार बार उसको दवा नहीं खानी पड़ रही है। और दूसरे ये कि जितना चाह रहे हैं कि सिर्फ जैसे हमारी एक टेबलेट दे दिया वो है तो 500 mg की, लेकिन हम चाह रहे हैं कि उसमें से सिर्फ 10 mg रिलीज होना है, तो 10 mg ही रिलीज होगी, इसको बोलेंगे कंट्रोल ड्रग डिस्चार्ज होगा। और ये कि विद एक्सटेंडेड फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट, और ये कि लंबे समय तक वो क्या उसका इफेक्ट रहता है। तो एक ऐसा टेक्निक, एक ऐसी टेक्नोलॉजी निकाली है किसने, साइंटिस्ट ने, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि ये क्या है, नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम है, जो ट्रेडिशनल सिस्टम से हटकर नया सिस्टम निकाला गया है। चलिए अब इसको हम लोग देख लेते हैं। तो नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, इसमें एक वर्ड है नोवेल, इसका क्या मतलब, अगर आप ये समझ जाते हैं तो आप पूरा डेफिनेशन खुद बना लेंगे। ठीक है, तो नोवेल का मतलब होता है नॉन ट्रेडिशनल, यानी एक ऐसा तरीका जो पहले से नहीं चल रहा है। और डिलीवरी का मतलब होता है सप्लाई इनटू बॉडी, यानी एक ऐसे तरीके से ड्रग को हमारी बॉडी के अंदर सप्लाई करना जो पुराना नहीं है बल्कि नया है, वो ऐसा पहले नहीं हो रहा था। ठीक है, अब इसकी थोड़ा सा देख लेते हैं इंग्लिश में।
नोवेल ड्रग डिलीवरी, नोवेल NDDS कैन बी डिफाइंड एज, NDDS जो इस तरीके से उसको डिफाइन किया जा सकता है कि इट इज़ ए न्यू अप्रोच एंड डेवलपमेंट फॉर फॉर्मुलेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स बाय न्यू टेक्नोलॉजी अदर दैन ट्रेडिशनल सिस्टम। ये कह रहे हैं कि ये एक नया अप्रोच है, नया डेवलपमेंट है, यानी एक ये जो साइंटिस्ट लोग हैं उनकी एक समझ लीजिए कामयाबी है। किस काम के लिए? फॉर फॉर्मुलेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, यानी दवा बनाने के लिए, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट बनाने के लिए उनको एक नई कामयाबी मिली है। कैसे? नई टेक्नोलॉजी के ज़रिए से। और ये क्या है जो तरीका है, ये अदर देन ट्रेडिशनल सिस्टम, जो पुराना सिस्टम चल रहा था उसके अलावा ये दूसरा। अब इसकी क्या खासियतें हैं, इसकी क्या खूबियाँ, क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं, तो ये देखिए, इट में इंक्लूड साइंटिफिक साइट टारगेटिंग इफेक्ट। तो इसमें क्या होगा, मैं इसको समझा चुका हूँ सारे ये टर्म्स, कि इसमें क्या होगा, टारगेटेड साइड इफेक्ट देगा ये, यानी जिस साइट पे, जिस जगह पे काम करवाना है हमको वहीं पे जाके वो दवा काम करेगी। दूसरे इसमें क्या होता है कि ड्रग की पोटेंसी बढ़ जाती है, पोलेंसी नहीं है, ये क्या है, पोटेंसी है। इसमें ड्रग की पोटेंसी बढ़ जाती है, यानी ये कि मेटाबोलाइज होकर इसकी पोटेंसी कम नहीं होती, यानी 100 mg खिलाया तो 100 mg पूरी काम करेगी, मेटाबोलाइज होकर उसकी क्या है, पोटेंसी, यानी उसकी ताकत, उसके पावर कम नहीं होगी। और क्या है, कंट्रोल ड्रग डिस्चार्ज। और ये कि इसमें ये तरीका होता है कि एक गोली खिला दी तो पता चल रहा है कि वो पूरे एक हफ्ते के लिए एक गोली काफ़ी है, बार बार दवा नहीं लेनी पड़ रही है। लेकिन उसमें ये होगा कि वो पूरी दवा एक ही बार रिलीज़ नहीं होगी, बल्कि उसका ऐसे सिस्टम से बनाया गया है कि वो, मान लीजिए अगर हमको सुबह में 10 mg खिलाना है तो 10 mg सुबह में रिलीज़ होगी, फिर ऐसे शाम में रिलीज़ होगी। इस तरीके से इसको बोलेंगे कंट्रोल ड्रग डिस्चार्ज होगा उसमें। और क्या होगा इसमें, विद एक्सटेंडेड फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट्स, और एक लंबे समय तक फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट देता रहेगा, यानी वो बीमारी को ठीक करने के लिए अपना काम लंबे समय तक एक ही दवा, एक ही गोली, एक ही टेबलेट कर रही है। अभी इसका क्लासिफिकेशन है, कई मतलब बहुत सारे हैं, इसको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूँगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो सिर्फ उसके क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। और मेरे हिसाब से उसके क्लासिफिकेशन ही पूछेगा, उसमें 5, 10 या 4 के पूछेगा कि इस उनके 5, 6 या 10 जो भी हैं उनकी क्लासिफिकेशन बता दीजिए, उसका एक्सप्लेन नहीं करवाएगा वो। तो ये क्या है, सस्टेन्ड एंड कंट्रोल्ड रिलीज ड्रग डिलीवरी सिस्टम। दूसरा क्या है, माइक्रो इनकैप्सुलेशन सिस्टम। तीसरा क्या है, पेरेंटल कंट्रोल्ड रिलीज सिस्टम। चौथा है बक्कल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। पांचवा क्या है, ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। छठा क्या है, ऑक्यूलर, ऑक्यूलर का मतलब होता है आई डुलर, मतलब ऑक्यूलर ड्रग डिलीवरी सिस्टम। सातवां है नेज़ल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, नेज़ल मतलब होता है नाक। आठवां है पल्मोनरी ड्रग डिलीवरी सिस्टम, पल्मोनरी जानते हैं आप, लंग्स को बोलते हैं। नवा क्या है, इंट्रा यूटेरिन ड्रग डिलीवरी सिस्टम, ये आप अभी पढ़े हैं जल्दी सोशल फार्मेसी में, इंट्रा यूटेरिन क्या होता है। GIT ड्रग डिलीवरी सिस्टम। 11वां है टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम। 12वां ब्रेन टारगेटिंग ड्रग डिलीवरी सिस्टम। और 13वां है इम्प्लांटेबल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। और भी हैं, इतना अगर आप इसमें से 5-7 भी याद कर लेते हैं तो काफ़ी है। हाँ, ये पूछ सकता है कि इसके एडवांटेज क्या हैं, इसके क्या फ़ायदे हैं। तो इसका एडवांटेज ये किया कि कंट्रोल्ड ड्रग डिलीवरी सिस्टम होता है, कंट्रोल में बता चुका हूँ। दूसरा क्या है कि प्रिसाइज डोजिंग होता है। प्रिसाइज डोजिंग मतलब ये कि जैसा आप चाह रहे एक्यूरेट उतनी ही दवा आपकी बॉडी पे काम करेगी। तीसरा क्या है, टारगेटेड ड्रग, ये टारगेटेड मैं बता चुका हूँ। चौथा क्या है कि लो और रेड्यूस साइड इफ़ेक्ट, इसके साइड इफ़ेक्ट बहुत कम हैं। पांचवा इसका फ़ायदा क्या है कि रेड्यूस नंबर ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, यानी इसका एक फ़ायदा है कि बार बार आपको दवा खानी नहीं पड़ेगी। एक बार दवा खा लिया तो पता चला एक हफ्ते तक क्या है वो आपके लिए काम कर रही है, एक ही दवा उसमें से रिलीज़ हो रहा है धीरे धीरे। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट डू यू मीन बाई CGMP? आप CGMP से क्या समझते हैं? ठीक है, तो ये एक बात बता दूं कि ये बहुत टिपिकल नहीं है, इसका बहुत छोटा सा इसका मतलब ये है कि FDA एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, एक रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन है जिससे बहुत सारी कंपनियां क्या हैं उसके अंडर में चलती हैं। मतलब ये कि वो रेगुलेट करती है, उस पर निगरानी करती है, उसको उस पर नज़र रखती है, ठीक है, फिर उनको इम्प्रूव्ड करती है कि हाँ इसके जो सामान बन रहे, जो प्रोडक्ट बन रहे हैं वो क्या है, एश्योर्ड हैं, यानी बहुत अच्छे हैं, इनकी प्योरिटी है, मतलब वो प्योर हैं, उनकी क्वांटिटी क्या है, क्वालिटी क्या अच्छी है। तो FDA का अगर उस पर अपना ये मोहर लगा देता है तो ये माना जाता है कि हाँ अब ये दवा क्या है, अच्छी है, यह सामान अच्छा है, ठीक है। तो अब ये जो FDA जो ये रेगुलेशन है, एक क्या कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसने कुछ अपने रूल रेगुलेशन बना रखे हैं कि आप कैसे मतलब काम करेंगे। तो उसमें ये मॉनिटर करते हैं कि आप जो प्रोसेस यूज़ कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं।
आप जो सामान यूज़ कर रहे हैं वो सही है कि नहीं है, फिर ये अपनी कुछ मशीनरी वहाँ पे लगा देते हैं, या उनसे कहते हैं कि आपको ये मशीनें लगवानी पड़ेंगी ताकि हमारे लिए क्या है आसानी हो जाए कि हम आइडेंटिफाई कर सकें कि इसकी ड्रग की क्वालिटी, उसकी आइडेंटिफिकेशन यानी वो प्योर है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें उसकी क्वालिटी हम आसानी से चेक कर सकें, उसके लिए वो कुछ वहाँ पे क्या है मशीनरी वगैरह लगवाते हैं उनके साथ कि ये सारी आपको यूज़ करना पड़ेगा। तो ये क्या होता है फिर CGMP, ठीक है। CGMP का फुल फॉर्म क्या है? करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। अब इसको देख लेते हैं इंग्लिश में। इट इज़ सिस्टम टू एश्योर प्रॉपर डिज़ाइन, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल ओवर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड फैसिलिटीज़ इन FDA रेगुलेटेड इंडस्ट्रीज़। ये कह रहे हैं कि एक ऐसा सिस्टम है ये एश्योर करने के यानी कंफर्म करने के लिए कि प्रॉपर डिज़ाइन यानी दवा को जिस तरीके से बनाने के लिए कहा गया है कि ये चीज़ें इसके अंदर मटेरियल्स मिलेंगे, इस पैरामीटर पे बनेगी ये दवा या कोई भी सामान, तो उसको बोलेंगे उसके इस तरीके से उसको कहा गया है कि डिज़ाइन का मतलब ये था कि बनाना। तो क्या प्रॉपर उस तरीके से वो दवा बन रही है कि नहीं बन रही है कंफर्म किया जाता है, फिर उसको मॉनिटर किया जाता है, मतलब देखा जाता रहेगा बार बार। दूसरा और क्या इसमें होता है कि एंड कंट्रोल ओवर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, और उसमें किस प्रोसेस से उसको बनाया जा रहा है वो भी देखा जाएगा। एंड फैसिलिटीज़, और क्या फैसिलिटीज़ उसमें जो मतलब हैं वो यूज़ की जा रही हैं कि नहीं की जा रही हैं। बहुत सारी फैसिलिटीज़ आ गई हैं नई नई, तो वो उनको यूज़ करना ही पड़ेगा, उससे क्या बहुत सारे फ़ायदे हैं। और उसकी वजह से, और ये कहाँ पे होता है? उन कंपनीज़ में जो FDA के अंडर में चलती है, यानी FDA रेगुलेटेड इंडस्ट्रीज़ जो हैं उसके अंदर ये सब चीज़ें होती हैं। और भी दूसरी कंपनियों में होती हैं, लेकिन FDA जो करता है उसको बोलते हैं CGMP। अब इसका फ़ायदा क्या है कि दिस सिस्टम आर मेड टू हेल्प ऑर्गेनाइजेशन, यानी FDA जो इसका फुल फॉर्म है FDA का फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है तो इसको इससे फ़ायदा ये होता है कि ये कंफर्म कर पाती है कि प्रोडक्ट की आइडेंटिटी उसका मतलब पहचान की ये मतलब इसके अंडर अडल्ट्रेशन तो नहीं है, ये वही असल दवा है कि कोई दूसरी है, उसकी प्योरिटी कैसी है यानी उसके अंदर बहुत ज़्यादा मिलावट तो नहीं है, ये सेम से वर्ड्स हैं, उसकी क्वालिटी कैसी है, सारी चीज़ें कुछ चेक करना उसके लिए क्या हो जाता है, इससे आसान हो जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, राइट दी टाइप्स ऑफ टेबलेट्स के टाइप लिखिए। तो बहुत सारे टाइप के टेबलेट होते हैं, तो यहाँ पे एक टाइप होता है फॉर्मुलेशन, टाइप्स ऑफ टेबलेट फॉर्मुलेशन वो अलग चीज़ है, और एक जो टेबलेट्स बन के आ रहे हैं तो उनकी एक ये अलग क्लासिफिकेशन है। जो टाइप्स ऑफ टेबलेट फॉर्मुलेशन उसको मैं अपनी दूसरी वीडियोस में बता चुका हूँ, यहाँ पे हम लोग देखते हैं, इसलिए मैं वो यहाँ पे सिर्फ वही क्वेश्चन लिया हूँ जो मैं पीछे कहीं पे नहीं बता पाया हूँ, और मुझे लगा कि ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट्स हैं, ये पूछे जा सकते हैं, तो उन्हीं को मैं इन वीडियोज़ में बना रहा हूँ। ये समझ लीजिए, ये वीडियोज़ जो हैं ये सप्लीमेंट हैं, समझ लीजिए, ठीक है। तो कौन कौन से हैं? एक ओरल टेबलेट आता है, च्यूएबल टेबलेट। ओरल टेबलेट वो होता है जो मुंह से हम लोग खाते हैं, ठीक है, मतलब ये कि मुंह से खाते हैं और फिर वो हमारी GIT में चला जाता है, मुंह में हजम नहीं होता है वो, मतलब वहाँ पे एब्जॉर्ब नहीं होता है। दूसरा होता है च्यूएबल जिसको हम लोग मुंह में लेके चबाते हैं। तीसरा होता है बक्कल या सबलिंगुअल, यानी मुंह में रखते हैं और वहीं से वो क्या है एडमिनिस्टर हो जाता है, हमारे ब्लड स्ट्रीम में पहुँच जाता है। एक होता है लोजेंजेस टेबलेट, जैसे आप वैक्सीन खाते हैं या स्ट्रेप्सिल आता है तो मुंह में लेके चुबलाते हैं, जिसको बोलते हैं ना मतलब चूसते रहते हैं, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, चूसना, यानी उसको वो क्या है लोजेंज है, ठीक है। और क्या है, एक इफरवेसेंट टेबलेट। इफरवेसेंट वो होता है कि जैसे पानी में डालते हैं ना तो एकदम से उसमें से CO2 गैस निकलता है और वो पूरी दवा एकदम से मतलब टूट जाती है और घुल जाती है, तो वो होता है इफरवेसेंट। एक होता है फिल्म कोटेड टेबलेट। फिल्म कोटेड टेबलेट वो होता है जिसके ऊपर एक पतली सी प्लास्टिक की क्या बहुत पतली एक झिल्ली लगा दी जाती है, ठीक है, तो वो फिल्म कोटेड होता है। एक होता है शुगर कोटेड टेबलेट। शुगर कोटेड वो होता है जिसके ऊपर शुगर की कोटिंग कर दी जाती है, लेयर चढ़ा दी जाती है। एक होता है लेयर्ड टेबलेट, यानी इस पर लेयर चढ़ा दिया जाता है, हो सकता है कि कई सारे लेयर उसमें हो। एक होता है इम्प्लांट टेबलेट ये होता है कि जो मतलब हमारी स्किन को खोल के उसमें अंदर दवा को रख दिया जाता है, फिर ऊपर से स्किन को पैक बंद कर दिया जाता है, सिल दिया जाता है। एक होता है वेजाइनल टेबलेट, जो कि फीमेल के वेजाइना में उसको इंसर्ट किया जाता है। इतने टाइप के टेबलेट बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है डिस्क्राइब इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट्स एंड देयर प्रिपरेशन। ये कह रहे हैं कि जो इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट्स हैं उनको बताइए वो क्या हैं और उनकी प्रिपरेशन बताइए।
तो इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट्स क्या होते हैं पहले ये समझिए। इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट्स वो होते हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम को बढ़ा देते हैं, यानी किसी आदमी को इम्यून कर देते हैं, यानी बीमारी से लड़ने के लिए उसको पावरफुल बना देते हैं, वो होते हैं इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट्स। अब वो कौन से हैं, तो 3 तरह के, एक है सेरा, दूसरा है वैक्सीन और तीसरा है टॉक्सॉइड। सीरा क्या होता है, ये सीरम की मतलब क्या कहते हैं प्लुरल है, इसका जो सिंगुलर है वो है सीरम। और ये क्या होता है, ये हमारे प्लाज्मा, हमारा जो प्लाज्मा होता है वो उसी का एक हिस्सा होता है सीरा, समझ लीजिए। प्लाज्मा में कई सारी चीज़ें होती हैं। तो सीरा क्या होता है वो देख लेते हैं। सीरा, सेरा भी बोलते हैं, सीरा भी बोलते हैं। सेरा इज़ ब्लड प्लाज्मा। सेरा क्या एक ब्लड प्लाज्मा है विदाउट ब्लड कंपोनेंट्स, इसमें ब्लड कंपोनेंट्स नहीं आएंगे। ब्लड क्लोटिंग फैक्टर्स भी निकाल दिया जाता है, एंड फाइब्रोजन को भी निकाल दिया जाता है। ब्लड क्लोटिंग फैक्टर जैसे कैल्शियम हो गया, विटामिन के हो गया, तो इन सबको इसमें से निकाल दिया जाता है। और फाइब्रिनोजन को भी निकाल दिया जाता है, एक तरीके का ये प्रोटीन होता है जो ब्लड क्लोटिंग में काम आता है। अब क्या है, इट कंटेंस होना चाहिए, इट कंटेन चूँकि सेरा ये प्लुरल है ना, तो इट कंटेंस एंटीबॉडीज, एंटीजन, हॉर्मोन्स एक्सेट्रा। और इसमें क्या क्या होता है, तो जब इन सारी चीज़ों को निकाल दिया जाता है इसके अंदर क्या बचता है, जैसे कि एंटीबॉडीज़ बच जाते हैं, एंटीजन्स रहते हैं और हॉर्मोन्स और भी कुछ चीज़ें इसके अंदर रहती हैं। अब ये इसको अब ये क्या काम करता है, तो एक तरीके से ये भी क्या है, मतलब बॉडी में इंसर्ट कर दिया जाता है। जैसे कि मान लीजिए वैक्सीन लगता है, ऐसे ही सेरा लगा दिया जाता है जिसको प्लाज्मा थेरेपी आपने खूब सुना होगा। तो इसके अंदर चूँकि एंटीबॉडीज़ होती है बीमारियों से लड़ने के लिए, तो ये जब लगा देते हैं किसी के अंदर तो वो बीमारियों से लड़ने के क्या हो जाता है, आदमी कैपेबिलिटी, उसके अंदर एबिलिटी आ जाती है। मैन्युफैक्चरिंग मेथड ऑफ सेरा, कैसे इसको बनाया जाता है, तो इम्यूनाइजेशन ऑफ एनिमल्स प्रोवाइड देम प्रोटेक्शन एंड एंटीबॉडीज आर फॉर्म्ड इन ब्लड। ये कह रहे हैं कि जब एनिमल्स को इम्यूनाइजेशन किया जाता है, इनको वैक्सीन लगा दिया जाता है अगर मान लीजिए किसी चीज़ का, तो वो तो उनको बीमारी से प्रोटेक्शन देता ही है, दूसरे उनके अंदर एंटीबॉडीज़ भी बन जाती हैं। क्या होता है, उनके अंदर एंटीबॉडीज़ बन जाती है। हमारे अंदर भी ऐसा ही होता है कि हमको जब वैक्सीन लगाया जाता है तो वैक्सीन में क्या होता है, कोई मान लीजिए या तो वायरस होगा, या तो किल्ड होगा, या तो मतलब बहुत ज़्यादा वीकेंड होगा, उसको वीक कर दिया गया होगा, वीकेंड नहीं बल्कि वीक होगा, जिसको मतलब बहुत कमज़ोर कर दिया गया होगा। तो फिर हमारी बॉडी में जब वो जाता है तो हमारा जो मतलब प्रोटेक्टिव सिस्टम है, जो हमारा इम्यून सिस्टम है, वो एकदम से उसको लड़ने के लिए, उसको खाने के लिए क्या तैयार हो जाता है। जब उससे लड़ता है तो हमारे अंदर एक पावर बनता है, उसको बोलते हैं हम लोग एंटीबॉडीज़। यानी जो बाहर से आया वो क्या एंटीजन है, और हमारी बॉडी उसके लड़ने के लिए जो अपनी एक टीम तैयार कर लिया, एक पावर बना लिया, उसको बोलते हैं हम लोग एंटीबॉडीज़। तो एंड अब इसमें क्या है, इम्यूनाइजेशन ऑफ एनिमल प्रोवाइड्स देम प्रोटेक्शन। तो जो अब एनिमल्स को अगर इम्यूनाइजेशन किया जाता है तो उनको प्रोटेक्शन देता है बीमारियों से, वो तो है ही, लेकिन असल इसमें क्या है, उनके ब्लड में क्या होता है, फिर एंटीबॉडीज़ बन जाते हैं, ठीक है। एंड दीज एंटीबॉडीज़ आर कलेक्टेड, फिर इन एंटीबॉडीज़ को क्या करते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं, निकाल लेते हैं, उनको प्यूरीफाइड कर देते हैं। यानी उनके प्यूरीफाइड करने का मतलब ये है कि हमारे मतलब की जो चीज़ है वो ले लेते हैं, बाकी चीज़ें उसमें से क्या करते हैं, निकाल देते हैं। एंड एडेड सम प्रोटेक्टिव कंपोनेंट्स, और कुछ प्रोटेक्टिव कंपोनेंट उसमें मिला देते हैं, जैसे कि मान लीजिए सपोजिटरीज हो गए, सपोजिटरी नहीं, प्रिजर्वेटिव्स। क्या होते हैं, प्रिजर्वेटिव्स, जो मतलब उसको जल्दी से ख़राब नहीं होने देते हैं। एंड देन उसको पैक, और उसको फिर क्या कहता है, पैक कर दिया जाता है यूज़ के लिए। तो ये इसका फॉर्मूला, ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो गया इसका, यानी कैसे इसको बनाया जाता है। दूसरा क्या, वैक्सीन। अब वैक्सीन क्या होता है, वैक्सीन इज़ अ लाइव एटीनोटेड और किल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म और पार्ट ऑफ देम। ये क्या होता है, वैक्सीन या तो जिंदा, लाइव का मतलब होता है जिंदा, एटेनोटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। एटेनोटेड मतलब ये कि जिसको वीक कर दिया गया हो, या तो फिर क्या होता है, किल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, या तो फिर क्या माइक्रो ऑर्गेनिज्म का वो पार्ट होता है, लेकिन वो पार्ट ऐसा होता है कंटेनिंग एंटीजन के, जिसके अंदर एंटीजन होते हैं, ठीक है। अब इसको कैसे बनाया जाता है, अब ये वैक्सीन क्या होता है, ये डायरेक्टली इसको आदमी के बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर दिया जाता है, तो इसके अंदर एंटीजन होते हैं। तो जब ये एंटीजन हमारी बॉडी में जाते हैं तो फिर हमारी बॉडी क्या है, एंटीबॉडीज़ बनाने लगती है, यानी वो एंटीजन से लड़ने के लिए अपनी पूरी एक टीम तैयार करने लगती है, वो होते हैं हमारी एंटीबॉडीज़।
अब मैन्युफैक्चरिंग मेथड ऑफ वैक्सीन, अब वैक्सीन को कैसे बनाया जाता है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, अब हमको चूँकि वैक्सीन में क्या होता है, या तो माइक्रो बैक्टीरिया होगा या वायरस होगा या जो भी बीमारी जिसके लिए बनाया जाता है, तो उसी को या तो पूरा मार देते हैं या तो फिर हल्का सा उसको ज़िंदा रखते हैं। तो अब उसी को हम लोग पहले सबसे पहले क्या करेंगे, बहुत सारा एक मतलब प्रोडक्शन करवाएंगे, यानी ग्रोथ करवाएंगे या हार्वेस्ट करेंगे। अगर बैक्टीरिया का बनाना वैक्सीन, तो बैक्टीरिया को बहुत ज़्यादा मतलब क्वांटिटी में उनको हम लोग पैदावार कराएंगे उसका। या तो अगर वायरस का बनाना है तो बहुत सारे वायरस हम लोग क्या करेंगे, पहले बनाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट प्रोसेस क्या होता है, जनरेशन ऑफ एंटीजन, यानी कि सबसे पहले इसमें समझिए कि हम लोग क्या करते हैं, जो पैथोजन है उसको हम लोग ग्रो कराते हैं। इन दिस स्टेप पैथोजन्स आर ग्रो और हार्वेस्टेड इन लार्ज अमाउंट। ठीक है, दूसरा क्या है, आइसोलेशन ऑफ एंटीजन। फिर अब जो मान लीजिए बैक्टीरिया है या वायरस, उसके अंदर एंटीजन बने हुए हैं, बहुत सारे हैं, अब उनके अंदर से एंटीजन को निकाला जाता है। तो इन दिस स्टेप यानी सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं, एंटीजन्स आर आइसोलेटेड और एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम पैथोजन। उस पैथोजन से क्या करते हैं हम लोग, जो एंटीजन है उसको क्या कहते हैं, निकाल लेते हैं। तीसरा प्रोसेस क्या होता है, प्यूरिफिकेशन करते हैं। प्यूरिफिकेशन जानते हैं कि उसको मतलब छान लेते हैं, उसमें जो भी हमारे मतलब की चीज़ नहीं है उसको निकाल देंगे, बाकी रख लेंगे। चौथा क्या होता है, एडिंग ऑफ अदर कंपोनेंट्स, उसमें कुछ कंपोनेंट्स मिलाते हैं। कंपोनेंट्स क्या होंगे, टू प्रोटेक्ट इट, उसको मतलब उसको सेव करने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको बचाने के लिए कि वो डिग्रेडेशन ना हो, यानी वो ख़राब ना हो, जैसे कि प्रिजर्वेटिव्स मिलाया जाता है। ठीक है, फिर पांचवा स्टेप क्या होता है, उसको पैक कर देते हैं यूज़ करने के लिए। अब तीसरा जो इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट है वो क्या है, टॉक्सॉइड है। तो टॉक्सॉइड क्या होता है, एक तरीके का बैक्टीरिया या वायरस जो भी पैथोजन है उसके निकलने वाला एक टॉक्सिन होता है। उस टॉक्सिन को क्या करते हैं, डिटॉक्सिफाई कर दिया जाता है, यानी उसकी टॉक्सिसिटी को कम कर दिया जाता है, तो वो बन जाता है टॉक्सॉइड। तो इसमें भी वही प्रोसेस होता है, टॉक्सिन वैक्सीन आर। अब इसके डेफिनेशन क्या है, टॉक्सिन वैक्सीन आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम द टॉक्सिन सेक्रेटेड बाय सर्टेन बैक्टीरियल स्पेसीज। ये कह रहा है कि टॉक्सॉइड क्या है, एक वैक्सीन होता है, ये भी एक तरीके का, जिसको कि बैक्टीरिया से निकलने वाले एक मतलब स्पेशल स्पेसीज होती है बैक्टीरिया की, सारे बैक्टीरिया नहीं बल्कि कुछ खास बैक्टीरिया हैं, तो उनसे इस सेक्रेट होने वाले टॉक्सिन को क्या किया जाता है, उससे बनाया जाता है। कैसे बनाया जाता है, तो उसको भी मतलब पहले जनरेशन कराएंगे। ठीक है, यानी बहुत ज़्यादा उनको पैदावार कराएंगे। दूसरे नंबर पे क्या करेंगे, आइसोलेशन ऑफ टॉक्सिन, फिर उनसे टॉक्सिन को क्या करेंगे, आइसोलेट करेंगे, निकालेंगे। फिर प्यूरिफिकेशन करेंगे। चौथे स्टेप में उसमें कुछ कंपोनेंट्स मिलाएंगे, यानी प्रिजर्वेटिव जो उसको ख़राब होने से बचाए। और पाँचवें स्टेप में क्या करेंगे, उसको पैक कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक्सप्लेन ऑइंटमेंट्स। ये बताइए कि ऑइंटमेंट्स क्या होते हैं। तो ऑइंटमेंट्स आर सेमी सॉलिड प्रिपरेशन कैरिंग मेडिकामेंट्स एंड आर डिज़ाइंड फॉर टॉपिकल एप्लीकेशन। ऑइंटमेंट्स क्या होते हैं, ये सॉलिड, ये क्या होते हैं, सेमी सॉलिड प्रिपरेशन होता है एक तरीके का। क्या होता है, सेमी सॉलिड प्रिपरेशन होता है। सेमी सॉलिड जानते होंगे कि जो लिक्विड ना हो और बिल्कुल सॉलिड ना हो, बीच का जो हो, यानी इसको रख दिया जाए तो बहे नहीं, लेकिन वो एकदम सॉलिड, मतलब ये है कि लेकिन वो नरम हो, सॉफ्ट होता है, तो वो होता है सेमी सॉलिड। तो ऑइंटमेंट का एक तरीके का सेमी सॉलिड प्रिपरेशन है, जिसके अंदर क्या होता है, दवाएं होती हैं। मेडिकामेंट्स मतलब जिसके अंदर दवाएं होती हैं। एंड आर डिज़ाइंड फॉर टॉपिकल एप्लीकेशन, और उसको बनाया गया है सरफेस पे यूज़ करने के लिए। टॉपिकल एप्लीकेशन मतलब हमारी जो स्किन है, सरफेस ऊपर, यानी इंटरनल यूज़ के लिए नहीं बल्कि एक्सटर्नल यूज़ के लिए उसको बनाया गया है। अब ऑइंटमेंट में और पूछता है कि मतलब पेस्ट में क्या फ़र्क है। तो ऑइंटमेंट और पेस्ट में ये फ़र्क होता है कि ऑइंटमेंट जो होता है वो ज़्यादा ऑयली होता है, यानी 80% इसमें ऑयल होता है, और पेस्ट जो होता है वो थोड़ा सा हार्ड होता है इसके मुकाबले में। ये थोड़ा सा मतलब इसके अंदर ये थोड़ा ज़्यादा ग्रीसी होता है, यानी इसके अंदर समझ लीजिए चिपचिपापन ज़्यादा होता है, और पेस्ट के अंदर कम होता है। पेस्ट थोड़ा गाढ़ा होता है, ये थोड़ा सा क्या होता है, पतला होता है पेस्ट के मुकाबले में। अगर ये पूछे कि क्रीम और ऑइंटमेंट में क्या फ़र्क है, तो जो ऑइंटमेंट होता है इसमें 80% ऑयल होता है और 20% वाटर होता है। ठीक है, और जो क्रीम होता है उसके अंदर 50% ऑयल होता है और 50% वाटर होता है। और क्रीम भी क्या एक तरीके का सेमी सॉलिड प्रिपरेशन है, जो कि सरफेस पे यानी टॉपिकली यूज़ होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक्सप्लेन पेस्ट। पेस्ट को बताइए क्या होता है। तो पेस्ट आर वन ऑफ द टाइप ऑफ सेमी सॉलिड प्रिपरेशन, ये भी एक सेमी सॉलिड प्रिपरेशन है, एक्सटर्नल यूज़ के लिए बनाया गया है। इट इज़ लेस ऑयली देन ऑइंटमेंट्स, ये ऑइंटमेंट से कुछ कम ऑयली होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, एक्सप्लेन सपोजिटरीज एंड पेसरीज।
ये कह रहे हैं कि सपोजिटरी और पेसरीज बताइए क्या होते हैं। तो सपोजिटरीज क्या है, सपोजिटरीज आर दीज आर सॉलिड और सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म ऑफ ड्रग। ये सपोजिटरीज क्या होते हैं, ये सॉलिड भी हो सकते हैं और सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म होते हैं। ठीक है, डोजेस फॉर्म क्या होता है, तो ये दवा जो बनाया जाता है अलग अलग तरीके से, कोई लिक्विड होता है तो उसको कहेंगे लिक्विड डोजेस फॉर्म, कोई सॉलिड होता है तो उसको बोलेंगे सॉलिड डोजेस फॉर्म, जैसे कि टेबलेट होते हैं, कैप्सूल होते हैं। कुछ सेमी सॉलिड होते हैं जैसे कि क्रीम हो गया, ऑइंटमेंट हो गया। तो ये दोनों फॉर्म में होता है, सॉलिड फॉर्म में भी होता है और सेमी सॉलिड फॉर्म में भी होता है। ठीक है, दे आर इंसर्टेड इनटू बॉडी कैविटीज़। और इनको ये क्या है, ये मतलब अलग कैसे हैं, तो इनको मतलब मुंह से नहीं खाया जाता है डायरेक्टली, बल्कि जो बॉडी के कैविटीज़ हैं उसके अंदर इनको इंसर्ट किया जाता है, यानी उसके अंदर डाल दिया जाता है। अब जैसे कि उसके एग्जांपल्स क्या हैं, रेक्टम में जानते हैं, वेजाइना हो गया, और यूरेथ्रा हो गया, नेज़ल हो गया, ईयर्स हो गए, तो इसके अंदर इनको क्या किया जाता है, इंसर्ट किया जाता है। ये होते हैं सपोजिटरीज़। और पेसरीज क्या होता है, तो पेसरीज ये क्या है, दीज आर सॉलिड प्रिपरेशन। पेसरीज क्या है, ये सपोजिटरी में भी आएगा। पेसरीज क्या है, सपोजिटरी का ही एक पार्ट है, लेकिन ये क्या होता है, सॉलिड होता है। सिर्फ जो सपोजिटरी होता है वो सॉलिड भी होता है, सेमी सॉलिड भी होता है, लेकिन पेसरीज जो होता है ये सॉलिड प्रिपरेशन है, डिज़ाइन फॉर इंसर्शन इनटू वेजाइना। और ये स्पेशली वेजाइना के लिए बनाया गया है, उसके अंदर इसको क्या किया जाता है, इंसर्ट किया जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया कुछ। इसमें कभी कभार ऐसा भी होता है कि कुछ मतलब स्ट्रक्चर के बारे में कह देता है कि कुछ डायग्राम बनाइए, कुछ स्ट्रक्चर बनाइए। तो मुझे 4 इंपॉर्टेंट लगे हैं, आप इसको एक बार बना लीजिएगा। ठीक है, तो इसमें क्या है, मेक लेबल डायग्राम ऑफ दीज, यानी ये जो 4 दिए गए इनमें से आप इनके एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। बहुत मुश्किल नहीं है, आसान है। तो उसमें क्या है, एक साइक्लोन सेपरेटर का आप डायग्राम बना लीजिए, लेबल डायग्राम। बहुत सारे नाम नहीं लिखना है, 2 3 4 नाम उसके जो पार्ट्स हैं उसको याद कर लीजिए बस। दूसरा क्या है, डबल कोन ब्लेंडर। तीसरा है फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर। और चौथा है फ्रीज ड्रायर। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन हो गए। अगर ये हमारी कोशिश आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और जो अभी आप कॉलेज में पढ़ रहे होंगे तो आप सेकेंड ईयर में जाएंगे, तो फर्स्ट ईयर के जो आने वाले स्टूडेंट हैं उनको भी इसके बारे में बताइए, चैनल के बारे में। और मैं पूरा सिलेबस अब मैं बना के डालूँगा इस पर बहुत अच्छे से, और पूरा PDF अच्छे से बनाऊँगा। अगर इसमें आपको कोई कमी लग रही है तो उसको हमको ज़रूर बताइएगा। अगर कुछ मैंने, हो सकता है मिस्टेक हर आदमी से हो सकता है, मैं कोई मतलब फरिश्ता नहीं हूँ, एंजल नहीं हूँ, गलती होती है तो आप पॉइंट आउट करिए, मैं उसको पिन कर दूंगा उसमें, क्या कहते हैं, जो डिस्क्रिप्शन में होता है। हो सकता है कुछ लोगों को मिस्टेक करने से बच जाएं। ठीक है, तो तैयारी करिए। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।